नमस्कार। मैं डॉक्टर नारायण शाहनी, कंसल्टिंग आयुर्वेदिक यूरोलॉजिस्ट, ब्रह्मा आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रिसर्च एंड एकेडमिक सेंटर, नडियाद, गुजरात। आपका स्वागत है विश्व के सर्वप्रथम तथा एकमात्र आयुर्वेदिक यूरोलॉजी सेंटर ब्रह्मा आयुर्वेद में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, इस व्याधि के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के विषय पर। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यूरिथ्रा क्या होता है। यूरिथ्रा एक ऐसी पाइप है जो ब्लैडर में से अपने यूरिन को, अपने मूत्र को शरीर से बाहर लेके जाती है। ये जो पाइप है यूरिथ्रा की, ये दोनों में, जैसे पुरुषों में ये काफ़ी लंबी है, स्त्रियों में उसकी तुलना में काफ़ी छोटी होती है। पुरुषों में इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर है तथा स्त्रियों में केवल 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। पुरुषों में इसके दो भाग होते हैं, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर यूरेथ्रा और पोस्टीरियर यूरेथ्रा। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं इसके फिजियोलॉजी अर्थात कार्य पर, क्रिया। मूलतः यूरिथ्रा एक ऐसी पाइप है जो बहुत ही सॉफ्ट है, नरम है। 24 घंटे ये पाइप बंद रहती है। इसे कहा जाता है कोलैप्सिबल पाइप। जब भी हम पेशाब जाते हैं या मूत्र का विसर्जन करते हैं, उस समय ये पाइप खुल जाती है और जैसे ही मूत्र विसर्जन पूरा हो जाएगा, ये पाइप फिर से बंद हो जाएगी। तो ये कोलैप्सिबल पाइप है। तो कोलैप्सिबल पाइप होने के नाते उसकी अपने विशेष दो गुण होते हैं। पहला गुण है उसकी इलास्टिसिटी, जिसके सहारे वो खुल सकती है और फिर से बंद हो सकती है। और दूसरा विशेष गुण है उसका कैलिबर। कोई भी कड़क पाइप के लिए हम उसके अंदर की जो जगह होती है, ल्यूमेन होता है, उसे हम गिन सकते हैं व्यास के रूप में या डायमीटर के रूप में। पर कोलैप्सिबल पाइप का कोई डायमीटर या व्यास नहीं होता है, वो होता है कैलिबर। उसका अर्थ है जो अधिक से अधिक सीमा तक वो पाइप खुल सकती है, जिस मर्यादा तक खुल सकती है, उसे कहा जाता है उस कोलैप्सिबल पाइप का कैलिबर। ये दो गुण, इलास्टिसिटी और कैलिबर, यूरिथ्रा के सामान्य रूप से जो कार्य होता है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की पैथोलॉजी होती है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कभी भी किसी जख्म के बगैर नहीं हो सकता, अर्थात यूरिथ्रा के अंदर जख्म होना चाहिए। जैसे इस चित्र में देख रहे हैं कि अपने शरीर पे कहीं पे भी अगर जख्म हो जाए तो आम रूप से ये देखा जाता है कि धीरे धीरे वो जख्म का साइज छोटा होता जाता है। इसे मेडिकल की भाषा में कहा जाता है वुंड कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो आकुंचन है लगभग 40 से 80% तक होता है। तो बहुत ही स्पष्ट है, अगर यूरिथ्रा एक बहुत ही छोटी पाइप है, उसके अंदर अगर जख्म हो जाए तो धीरे धीरे वहां पे भी ये सिकुड़न होनी है और वो सिकुड़न के साथ धीरे धीरे पूरी यूरिथ्रा की पाइप भी सिकुड़ने लगती है। ये पहला अंग है पैथोलॉजी का। इसके साथ क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर पे कहीं पे भी जख्म हो जाए, भले ही गहरा क्यों ना हो, जब वो जख्म भरता है तो उसकी गहराई से धीरे धीरे भरते हुए ऊपर सतह तक आता है। जैसे ही जख्म भरने की प्रक्रिया सतह तक पहुंचती है, जिसे हम कहते हैं ग्रैन्युलेशन, जख्म भरने की प्रक्रिया, तो जैसे ही सतह तक पहुंचता है जख्म भरने की प्रक्रिया अर्थात ग्रैन्युलेशन रुक जाता है। सामान्यतया ये ग्रैन्युलेशन कभी भी उसके सामान्य स्तर से, नॉर्मल लेवल से ऊपर नहीं बढ़ता है। जहां तक यूरिथ्रा का सवाल है, यूरिथ्रा एक ऐसी पाइप है जिसमें से दिन में कई बार मूत्र बहता है। मूत्र सामान्यतया एसिडिक होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नमक होते हैं। तो ये नमक वाला एसिडिक पेशाब जब बार बार उस जख्म को छू के जाएगा तो स्वाभाविक है कि जख्म भरने की प्रक्रिया जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती है। और जख्म भरना एक कुदरती प्रक्रिया है। जब कुदरत को एहसास होता है कि ये जख्म ठीक से नहीं भर रहा है तो स्वाभाविक है कि कुदरत अपनी पूरी शक्ति लगाती है उसे ठीक करने में। और उस चक्कर में ये जो ग्रैन्युलेशन का प्रोसेस है, जख्म भरने की जो प्रक्रिया है, जो सतह पे आके रुक जानी चाहिए, उसकी जगह पे वो थोड़ा सा और ऊपर बढ़ने लगेगा। अर्थात क्या होता है कि यूरिथ्रा के अंदर ऑलरेडी पाइप, हमने देखा पहले, पाइप कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है, उसके अंदर धीरे धीरे कुछ और बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से उतना हिस्सा यूरिथ्रा का छोटा होने लगेगा, उसके अंदर की जो जगह है वो छोटी होती है। जैसे आप इन चित्रों में देख सकते हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये जो बढ़ा हुआ जो हिस्सा होता है उसे कहा जाता है हाइपर ग्रैन्युलेशन और ओवर ग्रैन्युलेशन। शुरुआत में ये जो ग्रैन्युलेशन है वो सॉफ्ट है, नरम है, पर जैसे जैसे समय बीतेगा धीरे धीरे कड़क बनता जाएगा और उसी को ही कहा जाता है स्पॉन्जियोफाइब्रोसिस और एक्चुअल स्कार टिश्यू ऑफ द स्ट्रक्चर। अब जहाँ पे ये कड़क बना है तो स्वाभाविक है कि उस हिस्से में यूरिथ्रा के
वहाँ की इलास्टिसिटी भी चली गई, और इलास्टिसिटी जाएगी तो स्वाभाविक उसकी खुलने की क्षमता जो है वो कैलिबर वो भी चला जाएगा। तो इस तरह से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिसीज बनता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आज चर्चा की है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और तथा पैथोलॉजी पर। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे देखें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।